क्लास 7 के सोशल साइंस का चैप्टर 19 जिसका टाइटल है आवर स्टेट गवर्नमेंट्स। इस चैप्टर का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, जिसमें कि हमने स्टार्टिंग से स्टेट गवर्नमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ा था। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, इन सारे टर्म्स को हमने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया था। इस चैनल पर आपको डीएवी क्लास 7 के बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। सभी को हम सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज अलग अलग करके प्लेलिस्ट में रख दिए हैं। तो अगर आप भी डीएवी में हैं और क्लास 7 में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जब भी हम क्लास 7 का कोई भी वीडियो अपलोड करें। हमने पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 1 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ लिया था। हमने लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था, और साथ ही साथ हमने फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में भी पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में जो जितना बचा हुआ टॉपिक्स है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमें गवर्नर के बारे में पढ़ना है। गवर्नर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, द गवर्नर दैट इज राज्यपाल। गवर्नर को हम लोग हिंदी में राज्यपाल बोलते हैं। इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और इनका टेन्योर 5 ईयर्स का होता है। 5 साल के बाद गवर्नर रिटायर कर जाते हैं और फिर से नए गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। नॉर्मली द गवर्नर डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही और शी इज अपॉइंटेड। मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि किसी भी स्टेट का जब भी गवर्नर चुनना होता है तो उसी स्टेट के सिटीजन को गवर्नर नहीं बनाया जाता है, किसी दूसरे स्टेट से सिटीजन को लाके वहाँ का गवर्नर बनाया जाता है। जैसे कि अभी यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, तो आनंदीबेन पटेल यूपी की रहने वाली नहीं है, वो गुजरात की रहने वाली है और उनको यूपी का गवर्नर बनाया गया है। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरीड आउट इन द नेम ऑफ द गवर्नर, वेयर एज द रियल पावर लाइज विद द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो कुछ भी डिसीजन लिया जाता है वो गवर्नर के नाम पे ही लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में गवर्नर के हाथ में कोई पावर नहीं होता है। ज़्यादातर पावर चीफ मिनिस्टर के हाथ में, और चीफ मिनिस्टर के अंदर में जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके हाथ में होता है। अब चीफ मिनिस्टर का क्या क्या पावर है, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। Like the President of India at the center, the Governor also performs many functions on the advice of the Chief Minister. जैसे सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का पोस्ट प्राइम मिनिस्टर से ऊंचा है, बट मैक्सिमम पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। वैसे ही अगर हम लोग स्टेट लेवल पे देखें तो वहाँ पे भी गवर्नर का पोस्ट सीएम के पोस्ट से ऊंचा है, लेकिन ज़्यादातर पावर सीएम के पास होता है, और सीएम के ही एडवाइस पे गवर्नर काम करते हैं। उनका क्या क्या फंक्शन है अभी हम लोग जस्ट इसके बाद देखेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द पावर्स ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के पास कौन कौन से पावर है, सबके बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोएलिशन एज द चीफ मिनिस्टर। हम लोग चैप्टर 18 में पढ़े थे कि इंडिया में जब भी इलेक्शन होता है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, तो उसमें बहुत सारे पार्टीज पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो जिस भी पार्टी का या जिस भी ग्रुप ऑफ पार्टी को हम लोग कोएलिशन बोलते हैं। सबसे ज़्यादा वोट आता है, जो मेजॉरिटी में आती है, उसके लीडर को चीफ मिनिस्टर के पद पर अपॉइंट करने का काम गवर्नर का होता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय हिम ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर के अंदर में बहुत सारे मंत्री होते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, तो उनको भी अपॉइंट करने का काम गवर्नर का ही होता है। लेकिन किसको किसको अपॉइंट किया जाएगा ये बताने वाला चीफ मिनिस्टर ही होता है। चीफ मिनिस्टर जिसको जिसको भी अपॉइंट करने के लिए बोलेगा उसी को गवर्नर अपॉइंट करेंगे। ऑल अपॉइंटमेंट्स टू द हाई ऑफिसेस इन द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर। और जितने भी ऑफिसेस होते हैं स्टेट लेवल पे, उसमें जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट करने का काम गवर्नर का ही होता है। ही कैन एड्रेस, समन एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर के पास ये पावर होता है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस कर सकता है, यानी कि उसमें जाके भाषण दे सकता है। ही कैन ऑल्सो समन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली को किसी भी टाइप का लीगल नोटिस सेंड कर सकता है। एंड ही कैन ऑल्सो डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहे होते हैं तो गवर्नर के पास ये अधिकार होता है कि वो सभी के पावर्स को छीन ले। एवरी बिल विच द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस बिकम्स द लॉ ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द गवर्नर। एवरी बिल विच द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस बिकम्स द लॉ ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द गवर्नर। कोई भी बिल जब लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होता है तो वो कानून तभी बनता है जब उस पर गवर्नर का सहमति मिलता है। पहले गवर्नर के पास उसको भेजा जाता है बिल को, जब गवर्नर को सब कुछ सही लगता है, गवर्नर उस पर साइन कर देते हैं, तो वो बिल कानून बन जाता है। लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर कैन ऑल्सो इशू एन ऑर्डिनेंस when the state legislative is not in session। जब स्टेट लेजिस्लेटिव काम नहीं कर रहा होता है, जैसे कि इलेक्शन के टाइम में होता है, जब उसके मेंबर नहीं चुने गए होते हैं,
उस समय किसी भी टाइप का ऑर्डर पास करने का अधिकार गवर्नर के पास होता है। द गवर्नर कैन रिड्यूस और पार्डन द पनिशमेंट अवॉर्डेड टू द क्रिमिनल अंडर द स्टेट रूल्स। गवर्नर के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी क्रिमिनल के सजा को माफ भी कर सकता है और उसके सजा को कम भी कर सकता है। द गवर्नर ऑल्सो हैज सम डिस्क्रिशनरी पावर्स विच ही और शी कैन एक्सरसाइज ऑन हिज और हर ऑन विदाउट द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर के पास कुछ ऐसे पावर्स होते हैं जिसको यूज़ करने के लिए उनको चीफ मिनिस्टर से या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना उनसे एडवाइस लिए उस पावर को वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, द रिकमेंडेशन फॉर द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। अगर किसी स्टेट में उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो गवर्नर के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करने के लिए प्रेसिडेंट को लेटर लिख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्टेट में चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा होगा तो उससे पूछ के तो प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जाएगा ना, तो इसीलिए गवर्नर को यह अधिकार दिया गया है। द यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। ये जो 3 यूनियन टेरिटरी है जिसमें कि है पहला अंडमान एंड निकोबार, दूसरा है दिल्ली और तीसरा है पुडुचेरी, इन तीनों जगह का गवर्नेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के हाथ में होता है, यही वहाँ की सरकार चलाते हैं। उसके बाद चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, ये सारे जो यूटीज़ हो गए, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनके हाथ में होता है उनको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स बोलते हैं। यहाँ पे डू यू नो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी राजगोपालाचारी जो थे इंडिया के सबसे अंतिम गवर्नर जनरल थे और इंडिया को आज़ाद होने के बाद 20 महीने तक वो गवर्नर जनरल रहे थे। लेकिन उसके बाद इस पद को हटा दिया गया, गवर्नर जनरल नाम से अब कोई पद नहीं होता है और एक नया पद लाया गया जिसको हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो आपको इन्हीं का नाम लिखना पड़ेगा, सी राजगोपालाचारी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब मुख्यमंत्री का क्या क्या काम होता है यहाँ पे हम लोग जानेंगे और मुख्यमंत्री के अंदर भी बहुत सारे मंत्री होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बताया गया है द चीफ मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो चीफ मिनिस्टर ही होता है। ही enjoys द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स, ही एक्ट्स एज लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर हम लोग रियल पावर की बात करें तो वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में ही होता है और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर एज अ लिंक काम करता है गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच। अब हम लोग देखेंगे कि मुख्यमंत्री के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करते हैं, बहुत सारे मंत्री लोग जो होते हैं उनका क्या क्या काम होता है। यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन दिया है एडमिनिस्टर्स एंड मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। सबसे पहला काम इनका होता है कि राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। एग्जीक्यूट्स लॉ एंड डिसीजन मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर कोई कानून बनाया जाता है या यूनियन गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाती है स्टेट के लिए तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही होता है। फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज़ फॉर द स्टेट एक्टिविटीज़। राज्य में कोई भी काम किया जाता है तो उसका जो स्ट्रेटजी होगा, जो पॉलिसीज़ होगा, उसको भी बनाने का काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करते हैं। गिव्स एडवाइस टू द गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को भी एडवाइस दे सकते हैं। और सबसे अंतिम फंक्शन दिया है मेक्स लॉज विद द हेल्प ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और सभी कानून बनाते हैं जो भी स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है और कंकरेंट लिस्ट में मेंशन्ड है। स्टेट लिस्ट क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, हम लोग डिटेल में पार्ट 1 में पढ़े थे। अगर आपको नहीं पता है तो आप पार्ट 1 को जरूर देख लेना। यहाँ पे डू यू नो में बताया गया कि हमारे इंडिया में टोटल 610 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि या तो स्टेट के अंडर में आते हैं या तो यूनियन टेरिटरीज के अंदर में आते हैं। लेकिन यहाँ पे आप इसको अपडेट कर लेना, अब 610 डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, अब टोटल 718 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी क्या होता है हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा रीजन जिसको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। यहाँ पे लिखा है द एरियाज डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। और यहाँ पे सभी यूनियन टेरिटरीज के नाम दिए गए हैं। बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा क्योंकि अब नंबर ऑफ़ यूनियन टेरिटरीज चेंज हो चुके हैं। सबसे पहला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये ठीक है, अभी भी है। दूसरा है लक्षद्वीप, ये भी ठीक है। तीसरा है पुडुचेरी, ये भी ठीक है। चौथा जो है दादर एंड नागर हवेली और पांचवा जो है दमन एंड दीव, ये दोनों कंबाइन होके अब एक ही यूनियन टेरिटरी बन चुका है। उसके बाद चंडीगढ़ एक अलग यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली एक अलग यूनियन टेरिटरी है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। बट हमने पढ़ा था कि टोटल 8 यूटीज़ हैं
तो 2 और कौन कौन है, एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। तो इस तरह से टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए जिसका नाम आपको याद रखना है। अभी तक जितना कुछ हमने यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ा उस हिसाब से जितने भी यूटीज़ हैं उनमें किसी में सीएम नहीं होने चाहिए, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है जो कि है दिल्ली। दिल्ली में सीएम भी है और दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो उसका क्या रीज़न है वही यहाँ पे बताया गया है। सच एरिया आर स्मॉल इन साइज एंड पॉपुलेशन विद द एक्सेप्शन ऑफ दिल्ली। जितने भी यूटीज़ हैं उसका एरिया भी बहुत कम होता है और इसका पॉपुलेशन भी बहुत कम होता है, लेकिन वहाँ पे दिल्ली एक एक्सेप्शन है क्योंकि दिल्ली का एरिया भी ज़्यादा है और साथ ही साथ दिल्ली का पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। इट इज़ नाउ कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनसीटी दिल्ली भी बोलते हैं। इसका रीज़न है कि दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ इंडिया का कैपिटल भी है। इट एंजॉयज अ स्पेशल स्टेटस अनलाइक अदर यूनियन टेरिटरीज वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर और अ चीफ मिनिस्टर ओनली। दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है जिसके हिसाब से दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर के हाथों में होता है। दिल्ली हैज़ अ इलेक्टेड असेंबली एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय अ चीफ मिनिस्टर एज वेल एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर। बाकी स्टेट्स की तरह दिल्ली में भी एक इलेक्टेड असेंबली है और साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है जिसको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ पे डू यू नो में हमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी स्टेट के गवर्नर को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब वो स्टेट के गवर्नर तो रहेंगे ही, साथ ही साथ वो उस यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर भी बन जाएंगे। इस चैप्टर के एंड में एक टॉपिक दिया गया जिसका टाइटल में लिखा है इंडिया इज अ फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इस लाइन का मतलब क्या हुआ इसको ध्यान से समझना। फेडरल कंट्री कहने का मतलब क्या होता है, इंडिया को फेडरेशन बोला गया है, तो फेडरेशन का मतलब क्या होता है हम स्टार्टिंग में भी समझाए थे कि जब कोई कंट्री बड़ा होता है ना तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उसको छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फेडरेशन। तो इंडियन फेडरेशन कैसे काम करता है उसी के बारे में यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के थ्रू हमें समझाया गया है। सबसे ऊपर हमारे कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है जो कि पूरे देश को देखती है। उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट काम करता है जो कि अपने स्टेट को सिर्फ देखती है। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है जो कि अपने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट को देखती है। स्टेट को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, आपको पता होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे आता है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो कि सिर्फ गांव को देखती है, और उसके नीचे आता है पंचायत। हम लोग पंचायती राज सिस्टम के बारे में क्लास 6 में पढ़े थे। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को पढ़ लिया, जितना कुछ इस चैप्टर में गिवन था। आई होप जितना कुछ मैंने समझाया सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ जब अवेलेबल होगा तो उसको आप हमारे वेबसाइट davguru.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको चैप्टर का नाम सर्च करना होता है और जो भी क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ अवेलेबल होता है उसको डाउनलोड करने का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाता है। मुझसे कोई भी डाउट डायरेक्टली पूछने के लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।